नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था कि हमने जड़त्व आगुण हमको कैसे निकालना है, वो वाली चीज़ मैंने बताई थी। लास्ट में आपको कुछ चीज़ें और भी बताई थी, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती थी, वो भी सारी चीज़ें हमने ली थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कि अलग अलग वस्तुओं के लिए जड़त्व आगुण हम कैसे निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग वस्तुओं के लिए। तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम सॉरी सेंटर ऑफ मास क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल बताई थी। और अब उन्हीं चीज़ों के रेस्पेक्ट में अगर अलग अलग एक्सिस पे अगर हम किसी वस्तु का, उसके अगर सेंटर ऑफ मास से निकल रही है एक्सिस, या जो भी जहाँ से भी एक्सिस के जिस भी एक्सिस के अलावा अगर वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है अलग अलग वस्तुओं के लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो वही चीज़ आज हम करेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए दो प्रमेयों का हम उपयोग करते हैं। तो वो दो प्रमेय कौन कौन सी है, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे और वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वो प्रमेय कौन कौन सी है, इनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो किस एक्सिस के अलोंग या किस अक्ष के सापेक्ष किसी का जड़त्व आगुण अगर किसी वस्तु का हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, उन्हीं प्रमेयों का उपयोग करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं कि उन प्रमेयों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, या कैसे अलग अलग वस्तुओं का हम जड़त्व आगुण निकाल सकते हैं। अब जड़त्व आगुण आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आई इजगल टू मिलता है हमको एम आर स्क्वायर। एम उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और आर जो है उस वस्तु की जो भी है, जितना भी वो द्रव्यमान जहां पर भी है, या जितनी भी वस्तु उसका द्रव्यमान आगुण, कल भी मैंने आपको बताया था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी कितनी है उस अक्ष के सापेक्ष, उस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी कितनी है, ये चीज हम आज निकालेंगे। चलिए तो एम आर स्क्वायर हमने लिया ही था। अब आगे चलते हैं। देखो इन दो प्रमेय कौन कौन सी है, उनका क्या स्टेटमेंट होता है, या कैसे हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वही वाली चीज हम लेंगे। देखिए तो अभी हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रमेयों के ऊपर जो दो प्रमेय हम लेते हैं उन प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रमेय जो है वो जड़त्व आगुण किसी भी वस्तु का निकालने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उनका उपयोग कौन कौन सा करते हैं। तो जड़त्व आगुण की जो प्रमेय है वही हम लेंगे आज। तो जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, या फिर इंग्लिश में देखें तो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सी होती हैं। इसके लिए दो थ्योरम्स होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो, पहली जो प्रमेय है या जड़त्व आघूर्ण की पहली जो प्रमेय है, इन्हें हम पहली जो प्रमेय है उसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और दूसरी जो है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये दो थ्योरम्स हैं या दो प्रमेय हैं जिनका हम उपयोग करते हैं किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। तो देखो पहली जो प्रमेय है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सॉरी मैं एक्सिस लिखना भूल गया हूं। तो इनको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और यहां पर भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जितनी भी अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, और अगर पैरेलल एक्सिस है तो उनके लिए क्या थ्योरम होगी और उनका कैसे उपयोग करेंगे। चलिए तो देखो इसको हिंदी में कहते हैं
लंबवत अक्षों के प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, और इसे बोलते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। तो ये दो प्रमेय हैं। अब इनका स्टेटमेंट क्या है या इनका क्या कथन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनका उपयोग कैसे करना है वो। देखिए, तो पहली जो थ्योरम है वो है लंबवत अक्षों की प्रमेय या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर इसी पहली थ्योरम को अगर हम ले तो इसका कथन जो है या इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कथन या स्टेटमेंट। अब देखो, स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि उस थ्योरम में एक्चुअल में है क्या, इसीलिए स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए आपको, कि कई बार फॉर्मूला से बताने से याद नहीं रहता है, तो उसका जो स्टेटमेंट है जो भी है एक्सप्लेन करूंगा मैं स्टेटमेंट को, कि तो उससे वो आपको थ्योरम याद रहती है कि क्या हम देखना है उस स्टेटमेंट में या उस थ्योरम जो हम ले रहे हैं उसका क्या मेन निचोड़ है। ठीक है ना। तो देखिए, अब कथन क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट ये है, ए थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस का। मान लेते कि कोई एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, मान लेते कोई एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जिसको हम समतल, एक कोई वस्तु है। अब समतल वस्तु है, अब मान लेते हैं कि ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको हम जैसे इसको एक्स वाई, और अगर एक एक्सिस और ले तो ये मिल जाएगी हमको जेड। ठीक है, अब ये एक्स हो गया तो इसको हम एक्स डैश या माइनस एक्स भी ले सकते हैं, इसको वाई, और वाई डैश हो गया, वैसे ही इसके लिए भी होगा जेड, जेड डैश होगा। चलो इसको मैं आपको समझ में आ गया है कि जेड जेड डैश। अब जेड जो है वो ऐसे है, ये एक्स हो गई और ये वाई एक्सिस, ये होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होगी वर्टिकल एक्सिस, और ये जेड जो है अगर 3D में तो बता नहीं सकते, ये वाली इसकी जेड एक्सिस जो भी कल भी मैंने बताया था, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितनी भी एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, जो कोऑर्डिनेट्स हम देते हैं किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन को डिनोट करने के लिए, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता क्या है, पोजीशन डिनोट करता है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेन ऑब्जेक्ट लिया है। अब इस प्लेन ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो ये जेड एक्सिस के अलोंग, सपोज करो कि ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मतलब इस जेड अक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है। तो इसका जेड अक्ष के सापेक्ष जो भी इससे दूरी होगी, अब जेड अक्ष से होगी, प्लेन लेमिना हम ले रहे हैं इसका, तो जेड अक्ष से समांतर भी इसके भी कोई दूरी होगी। ऐसे भी ले सकते हैं इसको, कैसे भी ले सकते हैं आप, प्लेन की फॉर्म में है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। तो देखिए, इसका अगर हम कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पे अगर कंसीडर करें, मान लो यहाँ पर ये जो इसकी डिस्टेंस है इस जेड एक्सिस से, ये कितनी है, ये इसका पोजीशन वेक्टर एक तरह से हम ले सकते हैं। तो ये इसकी दूरी जो है आर है, ये इसकी आर दूरी है, किससे, जेड एक्सिस से। तो ये जो एक्सिस है ना, इससे यहाँ पे जो हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं उस जेड एक्सिस से कितना दूर है, आर दूरी पर स्थित है। और एक्स से जो मान लो इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो है, इसको हम ले लेते हैं एक्स है, छोटा एक्स लिया मैंने, ठीक है। और वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, जो वाई एक्सिस से इस वाली अक्ष से इसकी जो दूरी है। तो अब देखिए कि ये जो एक्सिस है दोनों एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या वाई और जेड भी क्या एक दूसरे के लंबवत होती है, या जेड और एक्स भी एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत। तो इन तीनों एक्सिस में से जिस भी अक्ष के सापेक्ष अगर ये वस्तु क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेशनल मोशन अगर कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होगा, वही हम फाइंड करें। अब हमने देखो किसके अलोंग लिया इसको, जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना मिलेगा, जेड एक्सिस के अलोंग। देखिए, अब मान लेते हैं इस कण का, सिर्फ एक छोटे से कण को हमने कंसीडर किया, उस कण का मास कितना है, एम है। तो इस आई जेड के लिए, मतलब इस एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जेक्ट का या सिर्फ इस पार्टिकल का अगर देखें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि इस बार टोटल मास यहाँ पे सेंटर्ड है और ये ऐसे रोटेशन कर रहा है। तो देखिए, तो इसका जेड एक्सिस के अलोंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण वो मिलेगा, यही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका स्टेटमेंट भी बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। तो देखिए, आई जेड इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, जेड एक्सिस के अलोंग इसका देखो दूरी कितनी है इससे, अब इसका मास कितना है,
m है, तो इसका मास हो गया m। और इसकी दूरी कितनी है इस जेड एक्सिस से, r है, तो हमको पता है i इज इक्वल टू कितना मिलता है, mr² मिलता है। तो ये हो गया z अक्ष के सापेक्ष इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। तो देखो पहले हम कौन सी ले रहे हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों की प्रमेय के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। बाद में हम लेंगे इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई जेड के अलॉन्ग जो इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का जो भी जड़त्व आघूर्ण मिलेगा वो mr² मिल रहा है। अभी अब वही अगर देखें, मान लो कि ये इसके सापेक्ष इसको अगर हमको इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो x अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण जितना भी होगा, तो इसकी x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, अब देखो x अक्ष से तो इसकी दूरी कितनी है, y है, और y अक्ष से अगर इसकी दूरी देखें तो कितनी है, x है। ठीक है ना, देखो x अक्ष के सापेक्ष ले रहे तो x से उसकी दूरी कितनी है उस कण की, y है, ये जो हमने ली है यहाँ पे। और अगर y अक्ष से इसकी दूरी देखें तो वो कितनी है, x। ठीक है, तो अगर हम x अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकाले तो कितना मिलेगा, जो उसके फॉर्मूले के इस मिलता है हमको, तो i x इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, x के सापेक्ष दूरी कितनी है इसकी, y है, द्रव्यमान तो वही है इसका m, अब उससे दूरी कितनी है, y है, तो क्या मिल जाएगा हमको, y² मिलेगा। ये मिल रहा है हमको x अक्ष के सापेक्ष इस वस्तु का, या इस कण का भी ले सकते हो। ठीक है, इस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण है वो हमको कितना मिल रहा है, my²। अब वही हम देखें कि अगर y के अलोंग इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो कितना मिलेगा, तो y के अलोंग देखिए, अब इससे इसकी दूरी कितनी है, इसके y अक्ष से इसकी दूरी है x, ये वाली दूरी, ये जो यहां से यहां तक है, क्योंकि यहां पे है कण, तो इससे जो इसकी दूरी मिल रही है, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके ये डायग्राम। ये देखिए, ये अब यहां पे अगर देखें तो इस y अक्ष से जो इसकी दूरी है वो किसके बराबर है, इस x के बराबर है, सॉरी इस x के बराबर है। और x अक्ष से अगर देखें तो वो दूरी कितनी है, y के बराबर है। तो देखिए अब यहां से अगर हम y के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो कितना मिलेगा, द्रव्यमान तो इसका m है और दूरी कितनी है y से, x दूरी पर है। तो इसके अलोंग अगर इसका हम, या इसके सापेक्ष इसका अगर हम इसका द्रव्यमान, इसके m द्रव्यमान का अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकाले तो कितना मिलेगा, ये देखिए जड़त्व आघूर्ण इसका मिलेगा हमारे पास आई वाई इक्वल टू हमको मिलेगा, ये देखिए आई वाई इक्वल टू द्रव्यमान तो m ही है और y एक्स से उसकी दूरी कितनी है, x से तुमको कितना मिल जाएगा, x² मिलेगा। तो ये तो हमने तीनों एक्सिस के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया अलग अलग, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का अगर पूरा अगर हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये जो डायग्राम देखे तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा थीटा। चलो इसको मैं थोड़ा इधर बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ये हमने यहाँ पे लिया है, ये ऑब्जेक्ट जो भी हम ले रहे थे, यहाँ पे एक कण लिया इसका, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। इससे देखो जो दूरी ली थी हमने x ली है और यहां से जो दूरी है वो कितनी है, y। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस z अक्ष के अलोंग हमने जो निकाला था इसके लिए देखो mr² के भाई इसके अलोंग इसकी जो दूरी है, इसका पोजीशन है वो इस पार्टिकल की, अगर ऐसे भी पढ़ाया जैसे भी, तो इसकी कितनी है दूरी इस अक्ष से, r दूरी है, तो r दूरी के लिए लिया हमने। तो इसको हमने लिया इस कण का जो पोजीशन जिसका द्रव्यमान हमने n लिया है, इस कण के लिए अगर निकाले तो देखो यहाँ पे अगर थीटा एंगल अगर हम ले तो यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, ये तो x हो गया और ये y हो गया, तो ये भी कितना होगा, y होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है कि r जो है वो कितना मिलेगा, r² इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, x² प्लस y², जो कि हमको पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, मतलब ये हो गया लंब और ये आधार। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे मिल रही है। अगर ये वाली चीज अगर हम देखें, इस r² की वैल्यू यहां पे अगर हम पुट करें तो देखिए क्या मिलता है हमको,
तो आई जेड इजकल टू कितना मिलेगा हमको, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं मैं, क्योंकि आर की वैल्यू निकाली है, वो आर जेड एक्सिस से उसकी कितनी दूरी थी। तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें इसका जड़त्व आघूर्ण, तो वो कितना मिलेगा हमको, आई जेड इजकल टू, चलो इसको मैं थोड़ी इंक चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो देखिए आई जेड इजकल टू हमारे पास कितना मिलेगा, एम तो है ही है, इधर कितना है आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो देखो आर स्क्वायर की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमको कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। अब देखिए अगर मैं m को अंदर इधर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या मिल जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब एम एक्स स्क्वायर हमको कितना मिल रहा था, आई वाई के अलोंग उसका जड़त्व आघूर्ण, और एम वाई स्क्वायर हमको कितना मिल रहा है, आई एक्स के मतलब एक्स के अलोंग उसका जड़त्व आघूर्ण मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू हमको मिल रहा है एम एक्स स्क्वायर जो कि है आई वाई, और ये है एम वाई स्क्वायर जो है आई एक्स। तो कुल मिला के देखें तो इन जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम इस वस्तु का या इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण अगर देखें, जिसकी हमने आर दूरी मानी थी हमने कि भाई आर दूरी पर है ये, तो इसका जड़त्व आघूर्ण हमको कितना मिल रहा है, आई जेड के अलोंग जो भी उसका जड़त्व आघूर्ण है वो हमको कितना मिल रहा है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर बोलते आई एक्स प्लस आई वाई। यही कहती है लंबवत अक्षों की प्रमेय, यही है इसका प्रूफ। इसी से हम देखो मैं आपको इसका कथन बता दूंगा, इसका स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए तो ये चीज मैंने बता दी, चलो अब मैं कथन बताऊंगा आपको कि कथन क्या होता है इसका। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी प्लेन वस्तु का या प्लेन लेमिना का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाए या जड़त्व आघूर्ण देखे किसी एक एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, चाहे वो एक्स के अलोंग वाई के अलोंग या जेड के अलोंग, जिस भी एक एक्सिस के अलोंग अगर हम यहाँ पे हमने इसके जेड के अलोंग लिया था, तो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग उसका जड़त्व आघूर्ण जो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, वो दूसरी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उस दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जिस भी एक्सिस के अलोंग अगर हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने जेड के अलोंग निकाला था, तो जेड के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण कितना मिल रहा है हमको, एम आर स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा, बाकी जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस बची हुई है उनके अलोंग अगर सेपरेटली इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, तो उस मेन एक्सिस के अलोंग जिसके अलोंग हम इस पूरे का निकालना चाह रहे हैं, उन दोनों के अलोंग जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं हम थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस या लंबवत अक्षों की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कथन भी लिखवा देता हूं आगे आगे एक स्लाइड में लेके नेक्स्ट उसमें। तो ये थी लंबवत अक्षों की प्रमेय। चलिए अब इसको देखो, इसका कथन क्या है, क्या बोलता है इसका कथन। तो मैं कथन लिखवा देता हूं, वहां पे जगह नहीं थी इसीलिए मैं इस स्लाइड पे आपको इसका कथन या स्टेटमेंट बता देता हूं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट ही इसका फॉर्मूला कह सकते हो कि वही आपको यूज करना है। तो देखो किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी अक्ष के सापेक्ष, अब इन तीनों में से कोई एक अक्ष, किसी एक या किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, किसी एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण दूसरी दो लंबवत अक्षों, दूसरी दो लंबवत अक्षों के परित या सापेक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, सापेक्ष जड़त्व
आघूर्ण के योग के, या आप बीजगणितीय योग भी ले सकते हैं, योग के समान होती है, समान या बराबर होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया किसी एक एक्सिस जिसको हम जेड, अब जरूरी नहीं यहाँ पे जेड लो, आप एक्स भी ले सकते हो, तो वाई जेड के बराबर, और अगर वाई लोगे तो एक्स जेड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आई जेड इसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, जो भी पीछे हमने लिया, ये इसका कथन है और इसके कथन को हमने प्रूव भी कर दिया है। तो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है किसी वस्तु का किसी एक एक्स के सापेक्ष, तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस में के लिए भी हमको लेना पड़ेगा। अब इनका कैसे उपयोग करना है वो भी आगे हम लेंगे। चलिए, तो आई जेड इजक्वल टू हमको कितना मिल गया, आई एक्स प्लस आई वाई मिल गया। अब इसका देखो इंग्लिश में भी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ inertia along an axis is equal to the moment of inertia is equal to the sum of, या algebraic sum of, the algebraic sum of moment of inertia along the perpendicular एक्सेस, ठीक है ना, जो कि ऊपर लिख लिया है, आई जेड इजक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये थी कौन सी प्रमेय, समांतर लंबवत अक्षों की प्रमेय या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, ठीक है ना। तो ये होती है इसका स्टेटमेंट। अब इसी चीज का फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जब भी अगर किसी वस्तु का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका हम उपयोग करेंगे। इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले ये वाली चीज ले लो। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, चलिए अब हम लेते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। अभी देखो पीछे जैसे मैंने लिया था, दो थ्योरम हमने ली थी, एक तो ली थी हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा हम ले रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए, तो इसके लिए देखो क्या है, दूसरा हम ले लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहते हैं, क्या कहता है, या इसका स्टेटमेंट क्या है। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी अक्ष के सापेक्ष का, किसी भी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष हमको जड़त्वागुण लेना है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, जैसा कि अभी लिया था किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, तो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग उसका जड़त्वागुण जितना भी होगा, अब वो एक्सिस कहीं से भी आपके उस पिंड में से निकल सकती है। जैसे ये भी है तो जरूरी नहीं कि सेंटर से निकलेगी, कहीं से भी निकल सकती है, तो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो चीज हमने ली। तो यहाँ पे हम जैसे एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये कोई वस्तु ली, इसके लिए मान लेते हैं ये एक्सिस ली हमने, इस एक्सिस के अलावा हमको उसको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अभी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी गुरुत्वीय केंद्र, और एक चीज बताई थी मैंने सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र बताया था। तो गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र किसी भी वस्तु के लिए वह बिंदु होता है जहां पर उसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स या परिणामी जो गुरुत्वीय बल है वो शून्य होता है, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्या बताई थी आपको, गुरुत्वीय केंद्र उसका द्रव्यमान केंद्र भी हो सकता है। तो गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा, गुरुत्वीय केंद्र आया इसका मतलब उसको हमको दिमाग में क्या लेना है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी के कारण वो शून्य होना चाहिए नेट, मतलब दोनों साइड, अगर उस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड देखे तो मास इक्विवेलेंट रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा।
द्रव्यमान जो है एक समान रहेगा, तो दोनों के कारण जो भी फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा, मतलब वो कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो उस पर, उस बिंदु पर जहां पे भी हम गुरुत्व केंद्र ले रहे हैं, जहां पर उसको, उसके ऊपर उसका नेट फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो शून्य रहेगा। तो अब यहाँ पे भी वही चीज ले रहे हैं। अब हम ले लेते हैं कि कोई, ये इसका एक गुरुत्वीय केंद्र है जिसको हम कैपिटल जी ले लेते हैं, ये इसका क्या है, गुरुत्वीय केंद्र। तो यहां से भी मान लेते हैं कि एक्सिस को हम निकाल दें, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग भी इसका ग्रेविटेशनल सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है, जड़त्वाघूर्ण मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अब एक्सिस कैसे दिख रही है हमको, समांतर है, पैरेलल है, समांतर अक्षों की प्रमेय, क्या ले रहे हैं हम, समांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है ना। देखिए, तो ये दोनों जो हमको एक्सिस दिख रही है, या दोनों जो अक्ष दिख रही है हमको, ये कैसी है, समांतर दिख रही है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है डी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब जैसे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें भी हम एक छोटा सा एक कण अगर हम क्या करें, कंसिडर करें, अब ऐसा पॉइंट लेंगे कि अब देखो इसका टोटल मास का सेंटर होगा इस बिंदु पर, जिसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकता है। मेजर पॉसिबिलिटीज यही रहती है कि गुरुत्वीय केंद्र किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र भी हो सकता है, या द्रव्यमान केंद्र उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है। तो ये वाली चीज है। तो इसमें भी अगर हम जैसे पिछले वाले थ्योरम में हमने कंसिडर किया था कि एक बिंदु लेते हैं, कोई भी एक बिंदु इधर कंसिडर करें जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इस एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कि इस एक्सिस से वो बिंदु कितनी दूरी पर है। जैसे पिछली में भी हमने लिया था, क्या लिया था, आर लिया था, ठीक है ना। तो इस पैरेलल एक्सिस की जो थ्योरम है, अब ये क्या कहती है और इसके लिए क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि इस एक्सिस के अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसका इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। इस एक्सिस के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, इसका जड़त्व आघूर्ण, और ये जो इसकी वो एक्सिस है, एक्सिस ले रहे हैं जहां जो गुरुत्वीय केंद्र से निकल गई, मतलब इस बिंदु पर इसका टोटल जो सेंटर ऑफ टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या गुरुत्वीय बल जो है वो शून्य होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक कोई भी कण माना है। अब मान लेते हैं कि इस एक्सिस से इस कण की जो डिस्टेंस है या पोजीशन जो है वो ये है, ठीक है। इन दोनों अक्ष के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों अक्ष के बीच की दूरी है डी, जो हमने ले ली, ठीक है ना। दोनों कैसी है, एक दूसरे के समांतर अक्ष है। तो समांतर अक्षों के दोनों के बीच की जो दूरी हमने ली है वो डी ली है, ठीक है। अब ये जो कण ले रहे, मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है एम, अब ये इससे जो दूरी है इसकी वो हम ले लेते हैं एक्स, या आप कुछ भी मान सकते, ठीक है। और इस वाले जो पॉइंट जो लिया हमने, ये दोनों एक्सिस, इस एक्सिस से जिसके अलोंग ये पार्टिकल रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस से इसकी दूरी ली हमने, मान लेते हैं एक्स डैश। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी तो डी है। अब इसको अगर यहां से हम माने ये वाला अगर इसको ड्रॉ करें, तो ये वाली दूरी भी कुछ ना कुछ मिलेगी और ये भी दूरी कुछ मिलेगी। अब ये कितनी है वो हमको नहीं पता, हमने ये वाली दोनों दूरी कंसिडर कर ली है। कौन कौन सी दूरी, ये दोनों दूरी, ये देखिए ये हमने ले लिया, यहां से इसकी जो पोजीशन है वो x है, और यहां से इसकी दूरी जो है वो कितनी है, x डैश ले ली हमने, यहां से ये वाली हमने ली है x डैश ली है, ठीक है। तो दोनों एक्सिस से मिल रही है हमको दूरी। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि किसी अक्ष के अलोंग, मान लेते हैं इस अक्ष को हम नाम दे देते हैं y डैश, ठीक है। तो इस y डैश के अलोंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है। अब मैं पूरा डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कहता है, तो उसका कथन भी मैं लिखवा दूंगा जैसे पीछे बताया था, और वो भी यहाँ पे भी बता देता हूं। तो देखिए, तो y डैश के अलोंग इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष जो भी इसका जड़त्व आघूर्ण होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अलोंग, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रही है उसके अलोंग, इस पार्टिकल का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, और उस पार्टिकल का जितना भी मास है m, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका अगर हम स्क्वायर करके इसको ऐड करें या जोड़े तो हमको क्या मिलेगा,
इस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग हम इनिशियली हमने माना था कि भाई y y डैश के, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर होगा, जो गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाली एक्सिस के अलोंग जितना भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इस पार्टिकल के मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा किसका, वाई वाई डैश के अलोंग। तो ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, हम कहां करेंगे, जहां पे आपको पूछ ले कि किसी भी एक वस्तु का हमको जड़त्व गुण निकालना है और उस एक्सिस के अलोंग निकालना है या उस अक्ष के सापेक्ष निकालना है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हो या उसके सेंटर ऑफ मास यानी क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हो। तो ये वाली अगर चीज अगर पूछते हैं एग्जाम में तो हमको इसी थ्योरम का यूज करना है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे या जड़त्व गुण निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, देखो अब इसी से यही इसका स्टेटमेंट भी है और यही वाली चीज है कि इसको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है, यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब देखिए आई जी के अलोंग इसका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई जी जो है वो मिलेगा, हम इसका मास है m और हमने डिस्टेंस कितनी ली है x डैश का स्क्वायर मिलेगा। अब ये जो y y डैश के अलोंग जो भी मिलेगा हमको टोटल कितना मिलेगा, देखो अगर हम i y y डैश पे ले कि सर आपने तो ये बता दिया लेकिन ये कैसे मिलेगा, तो इस कण के लिए अगर ले तो इससे इसकी दूरी कितनी है x है, तो वो कितनी मिल जाएगी, देखो हमको m x स्क्वायर मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये एम टी स्क्वायर भी इसमें साथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेशन पूरा करके बहुत बड़ा है, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन वो काम नहीं है, आपको काम इसी का पड़ेगा और ये वाली चीज जैसे कैसे निकलनी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एम डी स्क्वायर इसीलिए आता है। अब यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना तो आपको x मिल रहा है, ये वाली डिस्टेंस d मिल गई है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है तो यहाँ पे हम थीटा कंसिडर करके, जैसे यहाँ पे भी मिलेगा हमको थीटा और ये इसको थीटा डैश, तो इससे हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे जैसे आपने पहले भी कर रखा हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपो या लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन हाइपो, तो इनका यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, ये एक्स क्या है हाइपोटेनियस है, ये हो गया इसका लंब और ये पूरा हो गया आधार, तो जो पीछे किया था वो चीज इसमें भी मिलेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इससे क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर कितना है एक्स डैश का स्क्वायर, और दूसरी चीज क्या मिल रही है आपको, देखो टोटल यहां से यहां तक। अब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास है नहीं तो हम कुछ भी कंसीडर कर लेते, जैसे ये वाली डिस्टेंस है कुछ p, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना मिलेगा, ये तो है d, तो d प्लस p का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको तीनों को m से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें सॉरी, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डैश स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा m, इधर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2dp, ऐसा करके ये वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसको करते हैं, अब ये वाली p जो इसके अलावा देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे भी, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं तो ये वाली चीज जो है ना ये अप्रोक्स इक्वल टू 0 मिल जाती है जब इसको हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको कुल मिला के यहाँ से क्या चीज देखने को मिल रही है, एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स डैश स्क्वायर प्लस मिलता है हमको एम डी स्क्वायर, क्योंकि एम पी स्क्वायर जो है वो भी नेग्लिजिबल होता है, और 2pd मोमेंट ऑफ मास जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का गुरुत्वीय केंद्र से जितना भी मोमेंट ऑफ मास होता है टोटल, गुरुत्वीय केंद्र कौन सा होता है जहां पे दोनों साइड मास सेम रहता है, तो इधर का भी और इधर का भी मोमेंट ऑफ मास क्या रहता है इक्वल। अब इक्वल रहेगा तो नेट मोमेंट ऑफ मास उसके लिए 0 हो जाता है, इसीलिए ये 0 मिलता है, ठीक है ना। तो इससे देखो ओवरऑल अगर देखें तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है, ये चीज देखने को मिल रही है। अब एम एक्स स्क्वायर क्या है, देखो अभी मैंने बताया था एम एक्स स्क्वायर जो है आई वाई वाई डैश है, एम एक्स डैश स्क्वायर क्या है ये बताया था मैंने, देखो जो गुरुत्वीय केंद्र से जितनी भी दूरी है ये वाली हमने कितनी ली है एक्स डैश ली है, तो ये मिल जाएगा हमको आई
जी जो गुरुत्व केंद्र से निकल रहा है। और आगे क्या बच रहा है हमारे पास, ये देखिए आगे जो हमारे पास बच रहा है वो एम डी स्क्वायर। तो यही इसीलिए अब मैंने देखो थोड़ा सा ये चीज बता दी, नहीं तो आप बोलते कि कैसे आया ये सब थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसे आता है। अब देखो ये नहीं करवाता, मैं डायरेक्ट भी इसको बताता ना तो आपको कैसे यूज करना है वो पता नहीं चलता। तो अब आपको पता चल गया है कि इसको कैसे यूज करना है, कि अगर किसी भी एक एक्स के अलोंग या सापेक्ष अगर हमको जड़त्व आघूर्ण पूछे तो उसके लिए अब क्या कह सकते हैं, अगर ऐसे पूछे कि वो उसके गुरुत्वीय केंद्र से के सापेक्ष अगर निकालना है या उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग जिस जो अक्ष निकल रही है उसके सापेक्ष निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या मिलता है कि किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष किसी कण का या किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाले अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो तथा उसके द्रव्यमान और दोनों अक्षों के समांतर अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग करके अगर हम जोड़े तो हमको उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर मिलता है। यही है समांतर अक्षों की प्रमेय या मोमेंट ऑफ सॉरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। चलिए ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इसका कथन भी लिखवा देता हूं, इसका स्टेटमेंट क्या है, जो हमको मिला है उसी से स्टेटमेंट मिलेगा इसका। ठीक है चलिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं। अब देखिए इसका स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, कथन क्या है इसका, इसका जो कथन है स्टेटमेंट है वो क्या है। अब कई लोगों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि ये स्टेटमेंट सर हमारे क्या काम के, हमारे तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ये चीज है कि सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब उसका कारण ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पर जैसे आपको बोल दिया ये इसका स्टेटमेंट ही लिख दिया क्वेश्चन में, तो ये क्या है, ये कौन सी, तो इसके लिए क्या मिलेगा या फिर कौन सी एक्सिस की ये थ्योरम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि ये कौन सी एक कौन सी मतलब थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो फिर वहां पे आपको ये चीज काम में आती है। इसलिए मैं आपको ये स्टेटमेंट बता रहा हूं। तो देखिए अभी पीछे हमने क्या लिया है ये चीज कि किसी एक एक्सिस के अलोंग, जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है, क्योंकि वो कोई भी एक्सिस के लिए हो सकता है, लेकिन गुरुत्वीय केंद्र से जो भी गुरुत्वीय केंद्र से अक्ष निकल रही है उसके सापेक्ष तो वो कण जितनी भी दूरी पर है उसके लिए हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं। अब गुरुत्वीय केंद्र से जो कि उसका द्रव्यमान केंद्र भी हो सकता है ना, तो द्रव्यमान केंद्र कौन सा बिंदु होता है जिसके दोनों साइड मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, तो उनका मोमेंट ऑफ मास भी दोनों साइड का सेम रहेगा। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मोमेंट ऑफ मास, नेट मोमेंट ऑफ मास उस पर जीरो होगा, और अगर वो ग्रेविटेशनल पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर है तो उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए तो देखिए अब इसका कथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए लिखवा देता हूं। चलिए तो किसी पिंड या किसी वस्तु का, किसी पिंड या किसी वस्तु का, किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के, उस पिंड के गुरुत्वीय केंद्र, इस उसके उस पिंड के गुरुत्वीय गुरुत्वीय केंद्र के सापेक्ष गुजरने वाली या गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली, गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान
उस पिंड के द्रव्यमान एवं उन समांतर अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ये है इसका स्टेटमेंट जो पीछे अभी हमने देखा वही। किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान एवं उन समांतर अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल, द्रव्यमान और उसके समांतर अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल तथा उसके गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाली जो अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है उन दोनों के योग के बराबर होगा, जो मैंने आपको पीछे बताया। गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये है समांतर अक्षों की प्रमेय। अब देखो, यही मैं इंग्लिश में भी इनके लिए स्टेटमेंट लिख लेता हूं। द मोमेंट ऑफ inertia along an axis is equal to the sum of moment of inertia along the axis passing through its center of gravity, and the product of mass of the object, या जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, mass of the object and the distance between these and the square of distance between these two parallel axes। तो ये है इसका स्टेटमेंट जो कि मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो यहाँ पे भी देखो आई वाई वाई डैश इक्वल टू कितना मिलेगा, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। बस ये बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसका उपयोग हम कम करेंगे जब भी, अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बस वही, अगर गुरुत्वीय केंद्र से या द्रव्यमान केंद्र से अगर कोई अक्ष के सापेक्ष अगर निकालने के लिए बोल दे तो हमको फिर इसी का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए, ये हमने दोनों एक्सिस जो भी थ्योरम थी वो दोनों ले ली हमने, इनका स्टेटमेंट भी ले लिया, क्या फॉर्मूला कैसे यूज करना वो भी हमने ले लिया। अभी देखिए, अब मान लेते हैं अलग अलग वस्तु का हम द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई रिंग है हमारे पास, रिंग लेते हैं,
ठीक है, रिंग बोले तो रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय। अब हमने कोई वलय ली है, जैसे ये हमने एक रिंग ले ली। अब इस रिंग का हमको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी रिंग के लिए या किसी वलय के लिए इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। एक सेकेंड, देखिए अभी क्या कर रहे हैं हम, इस रिंग के लिए हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो मान लेते हैं, अब ये रिंग भी देखो ये जो एलिमेंट्स होता है इसके, ये भी एक मटेरियल से बना होता है बहुत सारा। देखो इसकी अगर देखें तो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर है। वलय के अगर पूरा मटेरियल अगर देखें तो वो कहाँ पर है, बीच में कुछ नहीं, लेकिन कोई एक देखे तो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रिंग भी अगर हम कंसीडर करें तो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है। अब देखो बहुत सारे कणों से मिलकर अगर बनी हुई माने, अब मान लेते हैं कि एक एक्सिस है जो उसके सेंटर से निकल रही है। क्या कर रही है, उसके सेंटर से निकल रही है। अब वो कोई भी एक्सिस ले सकते हैं आप, वाई वाई डैश ले लिया जैसे। तो इस वाई वाई डैश एक्सिस के अलोंग इस रिंग का या इस वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया, इसको बहुत सारे कणों के रूप में माना है इसको। तो देखिए अगर इस कण की हम दूरी ले तो किसके बराबर होगी, वो इसकी त्रिज्या के बराबर। इस कण के अब मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4, इसका m5, इसका m6, इसका m7, ऐसे ये कहां तक होगी, mn इसके कण हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कण कितने भी हो सकते हैं जिससे ये रिंग मिलकर बनी। तो देखिए अगर इस वाले अगर हम कण को देखें तो इसकी भी दूरी r होगी, इसकी भी दूरी r होगी जो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब हर एक कण की अगर दूरी ले इस अक्ष से तो वो किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो अगर हम पहले वाले कण का अगर इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाले, जैसे हमने फर्स्ट पार्टिकल का अगर निकाले इस रिंग के लिए, तो देखो फर्स्ट पार्टिकल का इस रिंग के लिए कितना मिलेगा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई वाई डैश फर्स्ट पार्टिकल के लिए या प्रथम कण के लिए या एक कण के लिए, प्रथम कण के लिए। तो देखिए वो कितना मिलेगा हमको प्रथम कण के लिए, आई वाई वाई डैश कितना मिलेगा। देखिए अब नॉर्मल सी चीज है, अब यहां पे हमको देखो वो परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो नहीं भी यूज करें तो भी इससे मिल जाएगा। अब देखिए सिंपली जो उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है उसी से भी हम निकाल सकते हैं। अब वो कहाँ कहाँ यूज होंगे मैं बताऊंगा, जैसे हम जो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालेंगे तो कहाँ कहाँ इसका यूज होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए अब प्रथम कण के लिए अगर देखें वाई वाई डैश के अलोंग इसका प्रथम कण का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो कितना मिलेगा, मास तो है उसका m1 और उसकी दूरी कितनी है r है तो r स्क्वायर मिल जाएगा। वही अगर द्वितीय कण के लिए अगर हम ले सेकंड पार्टिकल के लिए तो वो कितना मिलेगा हमको, सेकंड पार्टिकल के लिए भी आई वाई वाई डैश, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको सेकंड, सेकंड वाले पार्टिकल के लिए तो वो कितना मिलेगा देखो m2 r स्क्वायर। ऐसे मिलता जाएगा थर्ड वाले के लिए, मतलब जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सबका कितना मिलेगा, n तक ले अगर तो वो कितना मिल जाएगा mn और r स्क्वायर मिल जाएगा जो भी है। तो इस पूरी रिंग का निकालना हमने तो देखो अलग अलग पार्टिकल कंसीडर करके इसके लिए निकाला है, हमको तो पूरी रिंग का निकालना है। तो पूरी रिंग में देखो कितने पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो उन सबका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका जो योग होगा, उसका जो सम होगा वो इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए कितना मिलेगा इसके रिंग के लिए, तो टोटल जो इस पूरे रिंग के लिए, इस वलय के लिए या इस रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए वो किसके बराबर होगा, आई वाई वाई डैश 1 आई वाई वाई डैश 2 आई वाई वाई डैश 3, कहां तक कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हमने इसमें, n नंबर ऑफ पार्टिकल से ये मिलकर बनी हो सकती है। तो इस वलय का जो भी, इस रिंग का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए तो m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, कहां तक mn r स्क्वायर मिल रहा हमको। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा,
देखिए अब अंदर क्या मिल रहा है हमको, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक, mn तक, और एक कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज देखो क्या मिल रहा है हमको, जितने भी पार्टिकल्स से कंसीडर किए थे हमने कि रिंग इन सब कणों से मिलकर बनी है, उन सबके द्रव्यमान का योग मिल रहा है। तो ये सबके द्रव्यमान का योग किसके बराबर होगा, उस रिंग के द्रव्यमान के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो देखो रिंग का या उस वलय का जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब मान लेते हैं कि भाई ये m1 प्लस m2 प्लस m3 mn जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल मास है इस रिंग का वो कितना है m। तो हमको कितना मिल जाएगा, m आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये है, तो ये मिल गया हमको रिंग का या किसी भी वलय का, जो हम कहते हैं ना अंगूठी, ये भी ले सकते हैं। तो किसी अंगूठी का जिसका लेकिन यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए, उसका सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कहीं से मोटे कहीं से पतली, वो नहीं, एक जैसा। तो उस रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, देखिए एम आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे एम क्या है, उस रिंग का कुल द्रव्यमान, और आर क्या है, उस एक्सिस से जो उसके सेंटर से निकल रही थी उसी एक्सिस के अलोंग उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, वो हमने लिया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मिल गया हमको रिंग के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण। चलिए अभी देखिए हमने रिंग का जैसे निकाला है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे रिंग। अब ये रिंग का हमने ऐसे ही एक एक्सिस से निकाला है, जैसे रिंग नहीं है, मैं नहीं तो मैं आपको समझा देता। चलिए इसी से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, मान लीजिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये रिंग, ये एक्सिस जो हमने ऐसे इसके सेंटर से ली है, और इसको हमने बहुत सारे कणों से मिलकर बना एक ऑब्जेक्ट लिया था, वस्तु ली थी। तो जितने भी कण थे उन सबका द्रव्यमान देखो टोटल यहाँ पे मिल गया था, और ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्सिस ली थी। अब हम क्या करेंगे कि इसी रिंग के लिए अगर इसके द्रव्यमान या इसके डायमीटर के सापेक्ष या जिसके व्यास के सापेक्ष अगर हमको इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो कितना मिलेगा, या फिर इस रिंग के स्पर्श रेखा के सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो इनमें हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वही हम लेंगे, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ हम रिंग नहीं लेंगे, और भी चीजें लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक चक्ति ले ली, उसका कितना होगा, सिलेंडर का कितना होगा, एक रॉड अगर लेंगे हम तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना मिलेगा। ये सारी चीजें क्योंकि प्रमेय हो गई, तो हम इनका उपयोग कैसे करना है और कैसे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम या अलग अलग वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं, वो हम लेंगे। चलिए तो ये कल करेंगे हम। आज के लिए हम जो मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से सुनने के लिए। चलिए।